अरब सागर में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए भारतीय नौसेना में स्वदेशी दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन शामिल हुआ है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने हैदराबाद में खुद इस ड्रोन की पहली झलक दुनिया को दिखाई। ये है हिंदुस्तान की नई दृष्टि 10 स्टारलाइनर सर्विलांस ड्रोन, स्वदेशी एडवांस एरियल तकनीक से लैस, जिसे नौसेना में शामिल किया गया है और पोरबंदर में तैनात किया जाएगा। भारतीय नौसेना इसका इस्तेमाल महासागर में दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए करेगी। This is going to be a great capability enhancer for us. This has got satellite communication as well, because of which it can go out much further out into the Indian Ocean. इस स्वदेशी ड्रोन की एक नहीं कई खासियतें हैं। ये ड्रोन इजराइल के हेरोन और अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन की तरह मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस सिस्टम से लैस है, जिसकी मदद से 36 घंटे तक नॉन स्टॉप उड़ान भर सकता है। अधिकतम 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। 450 किलो वजन लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। करीब 1600 किलो के इस ड्रोन को हथियारों से लैस भी किया जा सकता है, यानी कॉम्बैट ड्रोन की तरह प्रयोग कर सकते हैं। लेजर डेजिग्नेटर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल मार्कर से लैस है। विपरीत मौसम में भी उड़ान भरने में सक्षम है और सेना के जवानों तक मदद पहुंचाने में कारगर है। ड्रोन यानी जो दृष्टि 10 है उसको देखिए, उसके विंग की साइज को देखिए और इस ड्रोन की साइज को देखिए आप। इसका मुख्य काम सर्विलांस का है, यानी निगरानी रखना है। जब इंडियन नेवी के जहाज पर या फिर समंदर में जब इंडियन नेवी मौजूद रहेगी, तब दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी रखने के लिए इस ड्रोन का इंडियन नेवी इस्तेमाल करेगी। इस ड्रोन की मदद से किसी भी तरह के ऑपरेशन में रियल टाइम तस्वीरें मिलेंगी, जिससे भारतीय नेवी की टोही और निगरानी क्षमता बढ़ेगी। मैरीटाइम इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रेकी के लिए ये बहुत हद तक काम आ सकता है। तो ये अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है फॉर अटैक ऑल्सो, तो बहुत बड़ी बात है। इससे नेवी को बहुत ज़्यादा फायदा ही नहीं होगा, बट स्ट्रेंथन होगी नेवी। अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस की ओर से तैयार किया गया पहला स्वदेशी यूएवी असल में वर्तमान की चुनौतियों को देखते हुए हिंदुस्तान की जरूरत है। ऐसे में जब महासागर में चीन और हूती विद्रोहियों का चैलेंज मिल रहा हो, तब ये ड्रोन किसी भी मिशन में गेम चेंजर साबित हो सकता है। ड्रोन के अलावा सैन्य शक्ति बढ़ाने वाली एक और खबर हमारे पास है। डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए नई राइफल बनाई है। इस राइफल का नाम 100 दिनों में बनकर तैयार हुई है। दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए तैयार हो रही उग्रम राइफल की खासियत आपको बताते हैं। उग्रम स्वदेशी असॉल्ट राइफल है। रेंज है 500 मीटर और वजन करीब 4 किलो से कम। मैगजीन तो 20 राउंड। कैलिबर 7.62 × 51 मिलीमीटर मेटल स्टील है। ये मतलब स्टील की गन बताई जा रही है। स्वदेशी उग्रम दुश्मन का काल है। क्यों पड़ी इसकी जरूरत? AK-47 राइफलों का इस्तेमाल करती है भारतीय सेना। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते AK-47 का आयात ठप है। भारतीय सेना ने की थी नई राइफल्स की मांग। नई राइफलों का आयात भारत ने अमेरिका से मंगाई। सिक्सौर राइफल 7,600 असॉल्ट राइफल का ऑर्डर किया। AK-47 से ज्यादा घातक है अमेरिकी असॉल्ट। अब आगे क्या? स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम का इस्तेमाल करेगी सेना। असॉल्ट राइफल का आयात बंद, निर्यात भी संभव है। AK-203 राइफल के निर्माण में भी जुटा है भारत, यह भी खबर है। और भारत की जो इंसास राइफल्स हैं उसको भी ये रिप्लेस कर सकती है, यह भी जानकारी है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एक पड़ोसी मित्र देशों की अगर बात करें तो मालदीव से तल्ख होते रिश्तों के बीच पड़ोसी मित्र देश भूटान से भारत के लिए अच्छी खबर आ रही है। भूटान में घुसपैठ कर भारत को घेरने के लिए चीन के प्लान पर पानी फिर गया है। 9 साल पहले लोकतंत्र अपनाने वाले भूटान में 9 जनवरी को आम चुनाव हुए। इसमें भूटान के पूर्व प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 2/3 सीटों के साथ जीत हासिल की। तोब्गे दूसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। इससे पहले वो 2013 से 2018 के दौरान शासन संभाल चुके हैं। तोब्गे की जीत ने भारत को खुश होने का मौका दिया है, लेकिन कैसे? आपके मन में कुछ सवाल होंगे। भारत के लिए तोब्गे की जीत के मायने क्या है? तोब्गे की जीत कैसे भारत के पड़ोस में चीनी घुसपैठ को रोकने में मददगार साबित होगी? क्या तोब्गे के शासन में भारत भूटान के रास्ते चीन के विस्तारवादी मंसूबे को रोक पाएगा?
ये तस्वीरें अप्रैल 2023 की हैं, जब भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भारत का दौरा किया था। पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक आवास पर उनका शानदार स्वागत किया था। 7 लोक कल्याण मार्ग के अपने आवास पर भूटान के राजा की आगवानी करना बताता है कि भूटान भारत के कितने करीब है। अब उसी भूटान में शेरिंग तोब्गे दूसरी बार शासन करने जा रहे हैं। शेरिंग तोब्गे और पीएम मोदी के संबंध कितने दोस्ताना हैं, इसकी तस्दीक साल 2014 की ये तस्वीरें कर रही हैं। जब शेरिंग के कार्यकाल में पहली बार पीएम बनने के बाद मोदी ने पहले विदेश दौरे के लिए भूटान को चुना और बतौर पीएम शेरिंग तोब्गे ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। भूटान में संसदीय चुनाव जीतने के लिए मेरे मित्र शेरिंग तोब्गे और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को हार्दिक बधाई। मित्रता और सहयोग के हमारे अनूठे संबंधों को और मजबूत करने के लिए फिर से मिलकर काम करने के लिए तत्पर हूं। तोब्गे का भारत के प्रति झुकाव रहा है। वो ऐसे वक्त में भूटान की सत्ता संभालने जा रहे हैं। चीन की मंशा भारत के पड़ोस में अपनी पैठ बढ़ाना है ताकि भारत को घेरा जा सके। पाकिस्तान पहले से बीजिंग के काबू में। श्रीलंका को भी चीन अपने कर्ज जाल में फंसा चुका है। मौजूदा वक्त में वो मालदीव को अपने पाले में करने के लिए डोरे डाल रहा है। कुछ सालों से उसने भूटान में अपने प्लान को एक्टिवेट कर दिया है। शेरिंग तोब्गे के कार्यकाल में भारत की कोशिश रहेगी कि वो अपने करीबी सहयोगी को चीन के झांसे में ना आने दे, क्योंकि अभी भूटान और चीन के बीच औपचारिक तौर पर राजनयिक संबंध स्थापित नहीं है। हालांकि चीन इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। श्रीलंका, नेपाल, मालदीव के बाद भूटान चीन के टारगेट पर है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की वजह से डोकलाम का इलाका भारत के लिए बेहद संवेदनशील है और भूटान पहले ही डोकलाम विवाद को लेकर अपने आप को भारत और चीन का बराबर का साझेदार मान चुका है। ऐसे में भारत के लिए भूटान को अपनी चिंताओं से अवगत करा डोकलाम समाधान के लिए विश्वास में लेने की जरूरत है। चीन के बारे में एक चीज बता देता हूँ, उनकी बुद्धि बहुत पहले खत्म हो गई थी। बेवकूफ़ है कम्युनिस्ट पार्टी। सोचते हैं कि अपने साइज से डरा धमका के हम सब कुछ कर सकते हैं। ये दुनिया बदल गई है। पीएम साहब ने बोला ये विस्तारवाद का ज़माना नहीं, ये दोस्तीवाद का ज़माना है। भूटान के लिए भी चीन के साथ न जाकर भारत के साथ बने रहना फायदेमंद है, क्योंकि चीन की नीति छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाने की है, जबकि भारत पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना व्यवहार करता है। भारत ने पड़ोसी देशों भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के विकास के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई है। पॉलिसी का लक्ष्य पड़ोसी देशों में आधारभूत ढांचे का विकास करना है। दूसरी तरफ चीन का मकसद छोटे देशों की जमीनें हड़पना है। श्रीलंका, भूटान जैसे छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनके संसाधनों पर कब्जा करना है, ताकि चीन को काबू किया जा सके। जो भूटान की लोकेशन है, अब हम लोग जियो स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो बहुत से विशेषज्ञ ये कहते हैं कि भूटान को भारत की तरफ रहना पड़ेगा। किसी भी हालत में चीन की सेना को वहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये एक वल्नरेबल पॉइंट है। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि हमने अपने डिफेंसेस इतने मजबूत कर लिए हैं कि अब चीन में ताकत नहीं है वहाँ आने की। शेरिंग तोब्गे से उम्मीद है कि वो भारत के साथ दोस्ती को आगे बढ़ाएंगे और चीन को अपने देश से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। भारत के लिए सामरिक रणनीतिक रूप से चीन को भूटान से दूर रखना क्यों जरूरी है, अब वो समझिए। भूटान चीन के साथ 400 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा साझा करता है। भूटान और चीन के बीच 2 इलाकों को लेकर ज्यादा विवाद है। इनमें से एक भारत चीन भूटान ट्राई जंक्शन के पास 269 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। दूसरा भूटान के उत्तर में 495 वर्ग किलोमीटर का जकारलुंग और पासमलुंग घाटियों का इलाका है। चीन भूटान को 495 वर्ग किलोमीटर वाला इलाका देकर उसके बदले में 269 वर्ग किलोमीटर का इलाका लेना चाहता है। इलाका भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन्स नेक के करीब है। ऐसे में अगर चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब आता है तो ये भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय होगा, क्योंकि ये पूर्वोत्तर राज्यों से कनेक्टिविटी के लिए खतरा बन सकता है और एक बड़ी सामरिक चुनौती पैदा कर सकता है।